हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर ज्योग्राफी। ऑप्शनल टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। 4 टॉपिक जो ये वाले हैं, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन या वेलफेयर अप्रोच। रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड वेलफेयरिज्म, ये जो टॉपिक हैं ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड हैं। ये डेवलप हुए क्योंकि आपका क्यूआर और लोकेशनल एनालिसिस, स्पेस एनालिसिस और एक्सेप्शनलिज्म, जो ये 4 पार्ट हमने पढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते थे। ज्योग्राफी में आप देखो अगर सिलेबस में, तो ये भी आपको दिखेगा यहाँ, रीजनल प्लानिंग, रीजनल इनइक्वालिटीज़, इम्बैलेंसेस, ये एक सिलेबस में टॉपिक है। तो क्यों है वो टॉपिक, वो यहाँ इस वजह से है। एक्चुअल में हुआ क्या कि कैपिटलिज्म की वजह से, लोकेशनल एनालिसिस की वजह से हुआ क्या, सपोज़ ये आपका पूरा एक एरिया है, इस एरिया में आपको बताएगा कि सिर्फ इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। तो इस एरिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, साथ में यहाँ से ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज होकर ग्रोथ पोल की तरह डेवलप होना शुरू हुआ, बाहर से माइग्रेशन होना शुरू हुआ। तो ये एरिया तो एक्सेप्शनली डेवलप हुआ, ठीक है। प्राइमेट सिटीज़ डेवलप होने लगी, एक बहुत बड़ा सिटी डेवलप हुआ एट द कॉस्ट ऑफ अदर सिटी, बाकी छोटे छोटे सिटीज़ हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रीजनल इनइक्वालिटीज़ आई। तो ज्योग्राफी का जो अल्टीमेट पर्पज़ है, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों हैं, ज्योग्राफी हो, चाहे जियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सोशियो हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो इनफैक्ट आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, अल्टीमेटली जो हमारा पर्पज़ है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन के वेलफेयर, ह्यूमन की वेल बीइंग के लिए उस सब्जेक्ट का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, पॉपुलेशन इन सेटलमेंट में पॉपुलेशन का लास्ट टॉपिक है, पॉपुलेशन इज सोशल कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग। तो ये अल्टीमेट एम होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अचीव करो। तो हो क्या रहा था, कैपिटलिज्म की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो रही थी। जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब थे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली लोगों ने कहा कि ये जो अप्रोचेज़ हैं ये ज्योग्राफी के लिए किसी काम की नहीं है। तो फिर उसे हम कहा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन या फिर क्रिटिकल बैकलैश पीरियड। तो इसमें ये 4 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम लेवल 2 यूट्यूब पर पढ़ेंगे। बाकी जो इनसे रिलेटेड एडवांस लेक्चर्स हैं उनको हम वेबसाइट पर देखेंगे। सिनॉप्सिस का जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्योग्राफी का, GEOG, दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी, एंड GEOL, दैट इज़ फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल। तो ये दोनों ऑप्शंस के लिए आप देख सकते हो। यहाँ आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ फाइल्स, काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से लगातार जुड़े रह सकते हो। साथ में ये जो टॉपिक है ये आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी क्लासरूम, इधर आप देख सकते हो इसको, ज्योग्राफी क्लासरूम, इट इज़ फॉर 10,000 टेस्ट सीरीज़ के साथ। यू कैन सी ऑल दोज थिंग। डिटेल्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा। सो दिस इज़ लेक्चर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक कोर्स, इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 इज़ फॉर GS, लेवल 2 फॉर कोर ऑप्शनल। तो ये यूट्यूब पर होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पेड कोर्सेज में हम लोग लेवल 3 एंड लेवल 4 एडवांस लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिस्कशन, असाइनमेंट्स, जैसे बहुत अच्छे असाइनमेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी सबमिट किए हैं। जो मैंने पर्सपेक्टिव के लिए अभी पिछले लेक्चर्स पढ़ाए थे, उन्होंने आंसर लिख के भेजे, तो उनके इवैल्यूएशन करके भी दिए। तो एक बार ज़रा ये देख लेते हैं आपके ये इस वाले सिलेबस में, रीस्ट्रक्चर सिलेबस जो हमने किया है। देखो फिर से एक बार दिखाऊँ, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रो के बाद ये सारी चीज़ें देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यू कैन सी क्वान्टिफिकेशन इन ज्योग्राफी। तो जो ये वाला पार्ट है ये कैपिटलिस्ट वाला है, ठीक है। इधर आप देखो मॉडल्स हुए, सिस्टम एनालिसिस हुआ, ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन, इनोवेशन, पॉजिटिविज्म, ये सब पॉजिटिविज्म इनका बेसिस था, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि नो नॉर्मेटिव क्वेश्चन, ह्यूमन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये पॉजिटिविज्म था, उसके बेस पर लोकेशन एनालिसिस, क्यूआर डेवलप हुआ। अल्टीमेटली फिर ये 4 चीज़ें क्रिटिकल रिवॉल्यूशन का पार्ट हैं। तो बेसिक सिलेबस को देख के आपको नहीं पता चलता, लेकिन ये जो आप रीअरेंज सिलेबस देखोगे आपको आइडिया लगेगा। तो ये 4 टॉपिक हैं। फिर इसमें आपको ये समझ में आएगा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन से क्या क्वेश्चन आए। रेडिकल अप्रोच मेनली क्रिटिकल अप्रोच के साथ ही डेवलप हुई है, या उल्टा कह लो, क्रिटिकल रिवॉल्यूशन जो आया स्टार्ट ही रेडिकल अप्रोच से हुआ। तो आप इधर देखो, अगर ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो ये पूरा जेम्स ब्लॉट का कॉन्सेप्ट है जो हम आज वाले लेक्चर में ही पढ़ेंगे रेडिकलिज्म में, ठीक है। यूरोसेंट्रिक मॉडल, मल्टीसेंट्रिक मॉडल क्या है ये वी हैव टू सी। देन ये वाला जो क्वेश्चन है मार्क्सिस्ट फिलोसफी। तो इनफैक्ट आपने अगर लेवल 3 लेक्चर नहीं भी देखा है, लेकिन ये 4 टॉपिक देख लिए, वेलफेयरिज्म, रेडिकलिज्म, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म, तो भी आप इसका आंसर लिख दोगे, बिकॉज मार्क्स की जो फिलोसफी है वो सेम है। फाइन। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी, ये नहीं पूछा है कि मार्क्स फिलोसफी क्या, बता दो। इलेबोरेट अपॉन इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट फिलोसफी ऑन ज्योग्राफिकल रिसर्च, आउटलाइनिंग की थीम्स एड्रेस्ड बाय मार्क्सिस्ट सिंस 1970s। तो 4 मेन की थीम है। रेडिकल अप्रोच है आपकी, बिहेवियरल अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच है और वेलफेयर। एक्चुअल में थीम ये नहीं है,
थीम रेडिकल में 4 थीम हैं, उन थीम की हम बात करेंगे, थीम्स इन रेडिकलिज्म। तो आप ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं। एक तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछता है इसमें सीधे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, एक तो आपसे सीधे पूछेगा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन, फिर कुछ पार्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने को पूछ लेता है, कई बार कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स पूछ सकता है। तो आप इसमें अब रेडिकल अप्रोच में और क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आप ये दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन देखो, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यू कैन सी, जैसे यहाँ पर ट्रेस द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ क्यू आर, तो ये सेम चीज़ इसके बदले रेडिकलिज्म के लिए भी पूछ सकता है। मेरिट डीमेरिट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट यहाँ, तो जैसे क्वेश्चन एक टॉपिक में पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में पूछ सकता है। फिर जैसे ह्यूमन अप्रोच में पूछा है, मार्क्स व्यू एंड पॉपुलेशन मोर ह्यूमनिस्टिक, तो ये 2 चीज़ों से बनेगा, एक तो मार्क्स की जो पॉपुलेशन वाली थ्योरी है और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ह्यूमनिज्म, दोनों में इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमें देखना है। क्रिटिकल एनालिसिस रेडिकलिज्म का भी देखो, तो यू हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट लाइक दिस। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या करोगे कि ये टॉपिक तो है, तो व्हाट यू नीड टू डू, ये वाले जो हेडिंग्स हैं रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी, यू हैव टू प्रिपेयर। एक तो आपको इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि पूरा एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी में शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको 1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन ऐसे उठा के यहाँ से लिख के ख़त्म करना है। दूसरा तरीका सीधे पूछ सकता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और सैलेंट फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसे हमने कहा ट्रेस डेवलपमेंट, क्रिटिसिज्म सीधे पूछा हुआ है, मेरिट डीमेरिट पूछी हुई है। मेरिट में इसमें आप लिखोगे तो ये साइलेंट फीचर्स मेरिट का ही टाइप है और क्रिटिक ये आपका डीमेरिट का टाइप है। इवैल्यूएशन आपको डेफिनेटली करना होता है, कंक्लूजन करना होता है। इवैल्यूएशन कंक्लूजन करते हुए हम आगे के टॉपिक से रिलेट करते हैं और जो मेजर थीम्स हैं जैसे रेडिकलिज्म में, इनको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। तो मेजर थीम्स जो रेडिकलिस्ट पढ़ते हैं, रेडिकल ज्योग्राफी एंड इम्पीरियलिज्म, इसमें जीन ब्रूनहेस, लेनिन और जेम्स ब्लॉट हैं और बहुत सारे लोग हैं, बट फिलहाल लेवल 2 में हमको यही पढ़ना है, इतने ही पढ़ लो सफिशिएंट है फिलहाल। देन वुमेन एंड एम्पावरमेंट, इसमें एनवायरनमेंट, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने रिसर्च की, लेकिन एलिसन हेफोर्ड की हम बात करेंगे। देन अनार्किक लीनिंग, अनार्किज्म से इनका क्या रिलेशन था उसको हम देखेंगे। देन जो आपका सेपरेशन ऑफ रेसेस, 4 थीम देखेंगे हम। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछता है सीधे, जो यहाँ पूछा हुआ है ये वाला, कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स इन डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, और ये जोग्राफर से, ये मेन जोग्राफर से। बाकी बहुत ज़्यादा आपको 50 जोग्राफर नहीं लिख देने, ऐसे कि लोग पढ़ा देते हैं इतने जोग्राफर पढ़ो, नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। तो रेडिकल ज्योग्राफी समझने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल ज्योग्राफी, या हिंदी में आलोचनात्मक भूगोल। आई विल ट्राई कि आगे से जितने लेक्चर्स आएँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएँ, तो हिंदी वाले आप यहाँ देख सकते हो। क्रिटिकल ज्योग्राफी एक अम्ब्रेला टर्म है, पूरा एक छत्र टर्म के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरल, क्यूयर, लेफ्ट विंग, वामपंथी और एक्टिविस्ट ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों का मतलब जो भी आपके आज के टाइम में आप देखते हो कि जिनको भी गवर्नमेंट से दिक्कत है, किनको दिक्कत है, फेमिनिस्ट लोगों को दिक्कत है, मार्क्सिस्ट को दिक्कत है, वामपंथियों को दिक्कत है, लेफ्ट विंग वालों को, तो क्रिटिकल ज्योग्राफी, जिनका काम क्रिटिसाइज़ करना है गवर्नमेंट को और साथ में कैपिटलिस्ट को, तो ये क्रिटिकल ज्योग्राफी इनसे मिलके बनी हुई है। क्रिटिकल ज्योग्राफी जो मार्क्स है वो कहता है सोशल जस्टिस होना चाहिए, लिबरेशन होनी चाहिए और अल्टीमेटली फिर लेफ्टिस्ट आना चाहिए, ठीक है। देखो कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म में एक डिफरेंस है। मार्क्स बात करता है इक्वालिटी की, फाइन, ये कहता है कि एक अमीर भी उतना ही लगभग इक्वल होना चाहिए, नॉट 100% बट ठीक है। इनका जो क्रूड फॉर्म है, क्रूड फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है, वो ये कहती है कि अगर 1000 रुपये का प्रोडक्शन किया है एक इंसान ने और सोसाइटी में 9 लोग और हैं, तो इसको भी 100 रुपये दो और इसको भी 100 रुपये दो। सो दिस इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म इज इक्वलिटी ऑफ एवरीथिंग, कैपिटलिज्म क्या है, इक्वलिटी ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है। मतलब अगर एक आदमी ने मेहनत करके 1000 रुपये कमाए, दूसरा आदमी अगर नहीं मेहनत करा तो उसको 1 रुपये मिलेंगे। कैन यू इमेजिन कि अंबानी के घर के सामने एक बंदा ठेला लगाता है मूंगफली का, तो वो कहे कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी में उतना ही चाहिए क्योंकि मैं भी मतलब इंसान हूँ, ड्यू टू ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा नहीं होता। तो अल्टीमेटली फेल भी मार्क्सिज्म इसी वजह से हुआ। 1991 में यूएसएसआर का जो विघटन हुआ वो भी इसी वजह से हुआ। तो अल्टीमेटली क्रिटिकल ज्योग्राफर्स ये वाले हैं, मार्क्स वाले, जो एंटी कैपिटलिस्ट थे। तो इनको सोशल जस्टिस चाहिए था, लिबरेशन चाहिए था इन सब लोगों से।
तो जो ये क्रिटिकल जोग्राफर्स हैं ये मार्क्स के आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि हम वर्ल्ड को उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे और चेंज करेंगे। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ये पॉइंट लिख लेना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये कहता है कि सीधे सीधे डेवलपमेंट को ट्रेस करता है हिस्ट्री के मटेरियलिज्म में, ठीक है, मेनली कैपिटलिज्म। तो उसको हम देखेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, सीधे एक लाइन की डेफिनेशन लिख लो। तो इसकी जो रूट है, व्हाट आई एम टेलिंग कि क्रिटिकल ज्योग्राफी, इसकी रूट ही आपकी रेडिकल ज्योग्राफी में है। रेडिकल को हिंदी में सिलेबस में उग्र सुधारवाद लिखा हुआ है, तो आपको यही लिखना है, हिंदी में रेडिकल मत लिखना। तो अर्ली 1970s में इसका इमरजेंस हुआ। अर्ली 1970s में क्या हुआ कि रेडिकल जोग्राफर्स ने साथ में ट्राई किया कि इस जो जोग्राफ़ी है एज अ सब्जेक्ट, उसके स्कोप को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो अभी तक चल रहा था लोकेशनल एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस या फिर क्यूआर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिविल राइट, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, वॉर, ये सब चीज़ें करेंगे। और ये जो डेवलप हुआ अल्टीमेटली किस चीज़ की रिएक्शन में, कि ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस बनाने में बैठे थे, लोकेशनल एनालिसिस कर रहे थे, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिव, ये सारे चीज़ों पर लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो क्रिटिकल ज्योग्राफी क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पर और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेवल 3 लेक्चर में ये बात करेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हैं ज्योग्राफी में, इनफैक्ट बहुत बेसिक बुक्स में भी लिखी हुई है। सो वी विल डिस्कस दोज ऑल थिंग्स वट एवर आई एम टीचिंग। ये मेरा आपको सीधे सीधे कहना है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। इफ़ यू कैन रीड, इसके लिए आप 2-3 बुक्स फॉलो कर सकते हो। माजिद हुसैन है, सुदीप्ता अधिकारी है, वट एवर, ये 2-3 बुक्स हैं। जो बुक की हेडिंग है नॉर्मली वो पूछता है, मेन दिक्कत है कि बुक में आप समझ क्या लोगे। माजिद हुसैन बहुत उल्टे पुल्टे लिखी हुई है, स्पेशली पर्सपेक्टिव के लिए, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ये लेक्चर समझ के वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी देखते हैं, मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन। मेनली इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, कभी भी आंसर राइटिंग करोगे तो यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। हाँ, इस तरह से ही करना आपको इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, सेंट्रल आइडिया है, ये क्या है, क्यों है, ये मेजर थीम्स क्या हैं, व्हाटएवर। तो इसके बाद क्रिटिसिज्म, इस तरह से आपको चलना है। तो यही आपका आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप इसी तरह से तैयार करोगे, हम पिछले टॉपिक्स में भी देखते आए हैं। तो रेडिकल अप्रोच, अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी को लिख देना है। डेवलप हुआ मिड 1960s 70s में एज अ रिएक्शन टू क्यूआर एंड पॉजिटिविज्म। इनकी वजह से हुआ कि ये लोग, इनकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। रेडिकल ज्योग्राफी डेवलप्ड लार्जली, ये रिचर्ड पीट ने कहा था 1977 में। इन्होंने कहा इट डेवलप्ड एज अ रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन टू इस्टेब्लिश डिसिप्लिन ऑफ स्पेशल साइंस। तो जो हमने बात की थी कि इसने साइंस का ये सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी, वो यही है कि ये ऑलरेडी जिस साइंस में डेवलप हो चुका है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं पहले, क्या सेंट्रल आइडिया है। तो ये लाइन आप एटलीस्ट तीन लाइन जो मैंने ये इटैलिक वर्ड लिखे हैं, प्लीज़ इनको घोट डालो एज सच। देखो, पढ़ के देखो कितने ब्यूटीफुल लाइन्स हैं। इनइक्वालिटी इज़ इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अपने आप आपने अपनी बात कह दी। इनइक्वालिटी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आएगी ही, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर इसके बाद कैपिटलिज्म क्या कहता है कि टैक्सेशन लो, अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को बांटो। तो ये कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट रट ही लो। इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेशन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। देन इसके बाद फिर क्या करेगा, प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो यहाँ रिचर्ड पीट ने ये पॉइंट नंबर 3 दिया। ही इज टेलिंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब कैपिटलिज्म के अल्टरनेटिव। इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अभी डिज़ाइन के बदले आई वांटेड टू राइट फ्रेंडली, लेकिन इन्होंने जो लाइन लिखी है इन्वायरमेंटल डिज़ाइन वर्ड का यूज़ किया है, तो आई एम राइटिंग दैट, ठीक है। अल्टरनेटिव, इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस, रिमूवल ऑफ सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी। हमें ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहिए। जो मार्क्सिज्म या रेडिकलिज्म है, इसमें एक मेजर थीम आती है एनार्किज्म। एनार्की क्या कहती है कि अराजकतावाद, कोई गवर्नमेंट, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट दे टेल, अल्टरनेटिव, environmental design, removal of central bureaucracy and its replacement by anarchist community control are needed। ठीक, तो ये इन्होंने कहा। पहले तो इन्होंने बताया ये करो, रिमूव करो, उस रिमूव के बाद आप रिप्लेस कैसे करोगे। तो रिचर्ड पीट फाइनली कहते हैं कि ज्योग्राफर्स शुड वर्क टुवर्ड्स देयर क्रिएशन। जो ये चीज़ें हैं इन सब के लिए ज्योग्राफर्स को काम करना चाहिए। तो ज्योग्राफी का मेन काम ना कि कैपिटलिज्म या लोकेशनल एनालिसिस तक है, वहाँ तक रहना चाहिए। नाम अगर इनका याद कर सको तो रिचर्ड पीट है, पीट मत लिखना सिर्फ।
रेडिकल ज्योग्राफी अल्टीमेटली एक क्वेश्चन थी सोशल रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी। तो जो इसका काम है ज्योग्राफी को सोशल रेलेवेंस दिलाने का एक ये उसकी एक क्वेश्चन थी। सेलेंट फीचर एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं अब क्या है, क्या क्या किया इन्होंने। तो अब आई थिंक इस लेक्चर का आपको थीम समझ में आ चुकी है अभी तक। तो अब आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा जल्दी जाएगा। आई होप ये लेक्चर 1 घंटे के आसपास का जाएगा। सेलेंट फीचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली चीज़ तो ट्रांसफॉर्म द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, पहले आप उसका स्कोप ही चेंज करो, सोशल रेलेवेंस के इश्यूज लाओ, सिविल राइट, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन एंड वॉर। तो अल्टीमेटली क्या है, जो चीज़ें ऑलरेडी ज्योग्राफी में नहीं सॉल्व हो पा रही हैं तो उनको देखो। रेसिज्म, रंग भेद, सेक्सिज्म, लिंग भेद, सेक्सी नहीं है ये, सेक्सिज्म है, ये याद रखना। क्राइम और डेप्रीवेशन, मेल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को आपको एड्रेस करना है। साथ में रीजनल इनइक्वालिटीज़ को आपको एड्रेस करना। इस वजह से स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। देन दूसरी चीज़ क्या है, टू एक्सपोज द वीकनेस ऑफ पॉजिटिविज्म, क्यूआर एंड कैपिटलिज्म की इन यही सारी प्रॉब्लम के मूल बेसिक रूट कॉज ही यही हैं। कैपिटलिज्म इज़ द नेसेसरी इविल, ये यही बताते हैं। तो रीजनल इनइक्वालिटी आती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कल्चरल रिवॉल्यूशन भी लाना है, एक मोर इक्वल, जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी लाने के लिए। देन डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना है, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना है। एनार्किस्ट मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड कंट्रोल लाना है, कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी। देन इसके बाद इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, जैसे कि लोकेशनल एनालिसिस में हमने बताया कि पूरे एरिया में जहां आपकी लोकेशनल एनालिसिस के लिए कोई एरिया बेटर है वहीं पर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन होगा, उसका भी अपोज करना है। तो ये एंटी हैं मल्टीनेशनल, एमएनसी, स्मॉल स्केल को इन्होंने फेवर किया। सेल्फ सफिशिएंट सोशल यूनिट होनी चाहिए, गांधीयन सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सोशलिस्ट है, सोशलिज्म के कई फॉर्म हैं और सारी फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग हैं। गांधीयन सोशलिज्म अलग है, नेहरू का सोशलिज्म अलग है, सुभाष चंद्र बोस का सोशलिज्म अलग है, भगत सिंह का सोशलिज्म अलग है, लेनिन का सोशलिज्म अलग है, मार्क्स का सोशलिज्म अलग है, रशिया का ओवरऑल सोशलिज्म अलग है, चाइना का सोशलिज्म अलग है और इंडिया का एज अ कंट्री मिक्स्ड सोशलिज्म अलग है। कैपिटलिज्म लगभग पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करता है। तो ये इकोनॉमिक कंसंट्रेशन की बात करते हैं और इन्हीं सब डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि मल्टीपल टाइप का सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ठीक है, उनको खुद नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो इस वजह से हमेशा ये फेल हो जाता है। उनका काम अल्टीमेटली क्रिटिसाइज़ करने हो, जैसे इस टॉपिक का नाम ही है क्रिटिकल ज्योग्राफी। अगेंस्ट इंपीरियलिज्म भी थे, ये लोग कहते थे कि कैपिटलिज्म ही इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। नेशनलिज्म, नेशनल सॉवरनिज्म, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। सुपीरियरिटी ऑफ वाइट एंड वेस्ट, इनको हम अभी एक्सपेंड करेंगे, अब थीम्स की बात करेंगे तो। देन इन्होंने ना सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई लेकिन कुछ सॉल्यूशंस भी बताए। सॉल्यूशन क्या बताए? वही कि मतलब गवर्नमेंट हटा दो, हालांकि वो सॉल्यूशन कितने रिलेवेंट थे वो हमको देखना पड़ेगा। देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसका जो राइज़ है लेट 1960s में ट्रेस किया जा सकता है। रेडिकलिज्म का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ से नहीं हुई थी, ये याद रखना। यूएसएसआर या रशिया या और भी जो ईस्टर्न यूरोप, उनसे नहीं स्टार्ट हुआ था। 3 मेन इश्यूज़ थे, वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स, ब्लैक्स के इश्यूज़ और अर्बन गेटो और रूरल एरियाज़। ये इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज़ हुए थे। नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, मतलब लोग इनमें पता नहीं क्यों इतना पीएचडी करते हैं। वियतनाम वॉर मेनली यूएसए इसमें हार गया था, बहुत पैसा लगाया था। यूएसएसआर ये एंटी कम्युनिज्म था, यूएसएसआर से हरा ही नहीं पाया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको हम देखेंगे। यूएसए वियतनाम को हरा ही नहीं पाया कभी, अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करनी पड़ी फोर्सेस। तो इन सब चीज़ों से सोशल इररेलेवेंस एक्सपोज हुई कि ज्योग्राफी स्पेशल साइंस लोकेशनल एनालिसिस नहीं है। आप पता नहीं किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म पे काम कर रहे हो और मैन को या तो आप सिर्फ म्यूल की तरह देखते हो, अदरवाइज़ आपको कैपिटलिज्म करना होता है। तो वियतनाम वॉर, सिविल राइट, ये सब जो इश्यूज़ हुए, अल्टीमेटली सोशल इररेलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट पता चला। और इसी टाइम पर क्या हुआ कि कुछ जो यंग रेडिकल ज्योग्राफर्स थे उन्होंने एक एंटीपोड, ये रिचर्ड पीट का ही स्टार्ट किया हुआ जर्नल है, उन्होंने क्लार्क यूनिवर्सिटी में ये एक जर्नल स्टार्ट हुआ एंटीपोड। तो इसमें इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था सोशल रेलेवेंस के इश्यूज़ पर। तो ये पॉइंट आपको एंटीपोड के बारे में 10 नंबर में पूछ भी सकता है। तो सोशल रेलेवेंस के इश्यूज़ क्या रहे होंगे? ये वाले, दीज ऑल आर इश्यूज़ ऑफ सोशल रेलेवेंस। तो थीम्स देखते हैं, रेडिकलिज्म में मेजर थीम्स क्या हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि काफ़ी सारे टाइप के सोशलिज्म हैं या काफ़ी सारे टाइप के एंटी कैपिटलिस्ट हैं, ये कह लो, ठीक है। तो एक यूनिफाइड कमिटमेंट कोई नहीं दे पाया, बहुत सारे अलग अलग थीम है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न टर्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी हम समझेंगे, बट डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है तो अभी ज़रूरत नहीं समझने की। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में समझेंगे इसको, ठीक है, ज़रूरत हुई तो।
पहली थीम थी ज्योग्राफी एंड इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म क्या कहता है, आप जानते होंगे, एक मास्टर होता है, वो जाके एक कॉलोनी पर अधिकार कर लेते हैं, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पर अधिकार कर लिया था। इम्पीरियलिज्म को हम लेवल 3 में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये पूरा थीम्स जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेजर थीम्स ऑफ रेडिकलिज्म, इनको लेवल 3 लेक्चर में इलेबोरेट करेंगे फर्दर। फिलहाल देखो, पहली चीज़ जो इस बारे में इम्पीरियलिज्म में बात की, जीन प्रूनेस ने बात की थी। इन्होंने कहा इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद ही लार्जली रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, जिसको इन्होंने रॉबर इकोनॉमी, डाकू इकोनॉमी कहा, लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। इन्होंने ये कहा कि यही इम्पीरियलिज्म ही मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। रीज़न क्या है, यू नो एवरीथिंग, चाहे उसे दादा भाई नौरोजी से रिलेट करो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो, या फिर स्लेवरी हो, या फिर उनको आप यूज़ कर रहे हो अपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एज अ आर्मी या जैसे भी हो, तो अल्टीमेटली मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इम्पीरियलिज्म ही है। देन वी.आई. लेनिन, ये आपके सोवियत से रिलेटेड हैं। इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और जो कैपिटलिज्म जारी है, वो दोनों ही इम्पीरियलिज्म से रिलेटेड हैं। कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एक आदमी के हाथ में पैसे की पावर कंसंट्रेट करता है। इम्पीरियलिज्म का काम क्या है, यही सेम चीज़ रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ मनी। तो वर्ल्ड वॉर 1 भी इसी वजह से हुआ और कैपिटलिज्म भी इसी वजह से हुआ, ये वी.आई. लेनिन ने कहा था। देन लेनिन ने एक चीज़ और कही कि ड्यू टू इम्पीरियलिज्म प्रोडक्शन एंड कैपिटल आर कंसंट्रेटेड, ये दोनों चीज़ें एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की, प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म, जो अमीर हैं ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, उनके पास कंसंट्रेट हो जाएगी, इसकी वजह से मोनोपोली और कैपिटलिज्म आएगा। तो इम्पीरियलिज्म इज़ रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इज़ रिलेटेड टू इम्पीरियलिज्म। फिर ये कहते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, क्यों वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सपोज़ एक कैपिटलिस्ट के हाथ में कुछ पैसा होगा, दूसरे कैपिटलिस्ट के हाथ में कुछ पैसा होगा, तो इंटरनेशनल मोनोपोलीज टाइप पैदा होती है। जैसे आज के टाइम में 2 मोनोपोली दिखती हैं, एक यूएसए है, दूसरा चाइना है, पहले रशिया था। तो 2 तरह की इंटरनेशनल मोनोपोली आएंगी, तो वर्ल्ड 2 जगह इकोनॉमिकली डिवाइड हो जाता है, अल्टीमेटली वॉर्स होते हैं। तो ये रेडिकलिज्म की एक मेन थीम है कि अगर आपका इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो गया तो कैपिटलिज्म अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आज भी नहीं हो पाया है, आज इसका जो रिप्लेसमेंट है वो इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म ने ले लिया है, तो यू कांट डू एनीथिंग। देन जेम्स ब्लॉट हैं, इनके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर में इनके बारे में सीधे पूछा जा सकता है। इन्होंने इम्पीरियलिज्म को कैसे डिफाइन किया, ही वॉज टेलिंग कि इम्पीरियलिज्म जो रिलेटेड है वेस्टर्न एथनो साइंस से रिलेटेड है। एथनो साइंस मतलब जो एथनिक कल्चर है, कि सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट, उससे रिलेटेड है। ये मानते हैं एथनो साइंस वाले, यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोपियन कल्चर, ये मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इसलिए हमको गॉड ने, टेलीलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि हमको ऊपर वाले ने ये अधिकार दिया है कि जो सुपीरियर नहीं है उनके ऊपर शासन करें। तो जेम्स ब्लॉट ने पहले बताया कि क्यों यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोपियन कल्चर है, फिर क्यों वो फ्लॉड है, फिर एक्चुअल में क्या है मल्टीसेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल ऑफ थर्ड वर्ल्ड है। फिर इन्होंने ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप बताया था। तो इसको तो हम लेवल 3 में देखेंगे, यहाँ बेसिक देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यूरोपियन मॉडल ऑफ वर्ल्ड यूनिसेंट्रिक फॉर्म है। ये क्या कहते हैं यूरोपियन मॉडल, ये कहते हैं वेस्ट या मेनली यूरोप, वो कहता है कि यूनिक हिस्टोरिकल एडवांटेज था हमारे पास, फाइन, अद्वितीय ऐतिहासिक लाभ हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारी सुपीरियरिटी है, सुपीरियरिटी ऑफ वाइट। ठीक है, ये एडवांटेज क्या था, रेस, एथनिसिटी, कल्चर, माइंड। चाहे आप एरिस्टोटल की बात कर लो, चाहे आप कांट की बात कर लो, ये सब क्या कहते थे, या फिर एल्सवर्थ हटिंगटन के क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म की बात कर लो, ये सब यही कहते थे कि जो भी टेम्परेट रीजन में रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादा दिमाग होता है, शार्प होते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट के पास एक हिस्टोरिकल एडवांटेज है। इसके अलावा जो नॉन यूरोपियंस हैं वो प्रिमिटिव हैं, आदिम ज़माने के हैं, बाबा आदम के ज़माने के, अनप्रोग्रेसिव हैं, लेस इंटेलिजेंट हैं और लिटरली बारबरिक टाइप हैं, जानवर टाइप के रहते हैं। तो ये कहते हैं यूरोप हिस्ट्री बनाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिशनल है इसलिए फॉलो करता है। ये हिस्ट्री बनाते हैं, बाकी फॉलो करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ यूरोप तो होना ही है, इट इज़ इनएविटेबल, इट इज़ सेल्फ जनरेटेड, ऑटोमेटिकली होगा। तो ये कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ नॉन यूरोपियन, जो बाकी लोग हैं उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस होगी जितना यूरोपियन इम्पैक्ट हो जाएगा। इंडिया में क्या है, जो लोग ज़्यादा जितने छोटे कपड़े पहनते हैं लोग, वो उतने ही प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि नॉन यूरोपियन उतने ही प्रोग्रेसिव होंगे जितना यूरोप का इम्पैक्ट होगा। फिर इन्होंने अल्टीमेटली कहा ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो यूनिसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूरोप है वो गलत है। रियल में ME मॉडल,
MCEC मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल है जो रिलेटेड है थर्ड वर्ल्ड से। तो इन्होंने इस मॉडल की एडवोकेसी की। इन्होंने इस मॉडल में क्या कहा, ब्लॉट टोल्ड कि ये भी आप लाइन बाय लाइन चाहे तो रट सकते हो, मतलब मैं तो अल्टीमेटली रट के जाता हूँ सीधे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ मल्टी सेंट्रिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द वर्ल्ड विच वॉज डिस्टर्प्टेड बाय यूरोपियंस। इन्होंने क्या कहा कि यूरोप में ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अलग अलग जगह डेवलपमेंट हुआ था। मेसोपोटामिया कल्चर थी, चाइनीज़ कल्चर थी, इंडियन कल्चर थी, और इंडिया में आपका गैंगेटिक कल्चर है, यहाँ हड़प्पन कल्चर है, बहुत सारे मल्टी सेंट्रिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थे जिसको अल्टीमेटली डिसरप्ट कर दिया यूरोपियंस ने, ठीक है। यहाँ यूएसए में रेड इंडियंस थे, सबको डिसरप्ट कर दिया, तो ये हुआ। दूसरी चीज़, द कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड रिजल्टेड इनटू ड्रेन ऑफ देयर रिसोर्सेज। आपने उनको कॉलोनाइज किया क्योंकि बाकी वर्ल्ड के लोग इतने असभ्य नहीं थे कि वो इस तरह की बारबरिक हरकतें करते, लेकिन जो यूरोपियंस थे वो लालची थे, बारबरिक थे, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, अल्टीमेटली बाकियों के रिसोर्सेज का ड्रेन कर लिया। इससे क्या हुआ कि जब आप बाकियों से रिसोर्सेज ले आओगे तो फिर वो गरीब हो गए और आप डेवलप हो गए। तो इसकी वजह से गल्फ़ एक बढ़ती गई, खाई बढ़ती गई। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच आज भी ये खाई बरकरार है। तो ब्लॉट ने अल्टीमेटली एक थ्योरी दी थी फिर, ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप अगेंस्ट द नोशन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेसेस। तो इन्होंने ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप में क्या बताया, इस थ्योरी का मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी ये सीधे एज सच 10, 15, 20 नंबर में पूछ सकता है। What he tells in this theory कि जो यूरोपियंस हैं एक्चुअली 1492 के पहले तो ये लोग बारबरिक थे, इनको कुछ नहीं आता था, कल्चर तो दूसरी जगह डेवलप हो रही थी, इनको नहीं आता था। तो ये कैसे यूरोपियन जीरो से हीरो बन गए, ये ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप थ्योरी में ब्लॉट ने बताया। तो अगर आपको इसका कंक्लूजन लिखना हो तो द थ्योरी ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेसेस एंड एथनोसेंट्रिसिज्म ऑफ यूरोप, ये जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी सर्टेन प्रेजुडाइज एंड रेसिज्म पर, इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई रेडिकलिस्ट द्वारा। तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जेम्स ब्लॉट, ये एम्पिरियलिज्म ऑफ जेम्स ब्लॉट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिसेंट्रिक मॉडल पे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक मॉडल पे पूछ सकता है क्वेश्चन, ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसका कंक्लूजन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देन दूसरी जो इनकी मेजर थीम थी रेडिकलिस्ट की, वो थी वुमेन और इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इनका ये कहना था कि जो वुमेन हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, दोनों जगह वुमेन का ऑपरेशन होता है, दोनों जगह वुमेन की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आज भी दुनिया में यही हाल है। आप देखो लॉकडाउन, तो जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक क्राइम्स की रिपोर्ट आई हैं वो आई है फ्रांस से, सिंगापुर से, यूएसए से इनफैक्ट, तो उन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो 1970 के जो सेंचुरी डिकेड था उसमें क्या किया, जो लिबरल फेमिनिस्ट जोग्राफर्स थे उन्होंने एक जोग्राफियर ऑफ वुमेन बनाने की कोशिश की। तो फेमिनिस्ट जोग्राफी क्या है उसको तो हम डिटेल में लेवल 3 में पढ़ेंगे। एलिसन हेफोर्ड, इन्होंने क्या कहा, शी वॉज टेलिंग कि वुमेन जोग्राफी में उतनी ही इनविजिबल है जितनी हिस्ट्री में थी। मतलब हिस्ट्री में भी आपको वुमेन नहीं दिखती हैं, जोग्राफी में भी नहीं दिखती हैं, ठीक है। कांट ने भी एक चीज़ कही है, हिस्ट्री और जोग्राफी सिमिलर है, तो एलिसन हेफोर्ड ने ये चीज़ कही, शी है, ये है ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 2 सोसाइटीज़ हैं। एलिसन हेफोर्ड का मॉडल भी आप ऐसे रटो, इनके 2 इसको हम मॉडल को देखेंगे कि और कैसे कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशन जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे। फाइन। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वुमेन का क्या रोल था और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल था, तो यू हैव टू लर्न दिस एज अ 10 मार्कर, तो ये भी रटना है। तो रेडिकलिज्म अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हो, मतलब सब टॉपिक्स हैं, तो यू हैव टू रीड, मतलब एक चैप्टर टाइप ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एलिसन हेफोर्ड ने क्या कहा, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है, गाँव में देखो, सपोज़ घर में ही जो क्या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, घर में ही प्रोडक्शन, घर में ही आटे की चक्की, घर में वुमेन काम कर रही हैं, छोटे मोटे MSME घर में चल रही हैं। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देयर इज़ लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। घर और इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इंडस्ट्री है तो लोग अपनी दुकान में जाके सो जाते हैं और घर वाले दुकान अपने घर में ही चलाते हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हाउस होल्ड, अगर आपको हाउस होल्ड वाली एक टर्म आ जाए तो इसको रेडिकलिज्म से रिलेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ज्योग्राफी के लिए। तो हाउस होल्ड की एक ट्रिमेंडस सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, और इसने क्या किया, आइकनोग्राफी ऑफ लोकेलिटी उसको अपने में शामिल करके रखा, कंटेन करके रखा। तो क्या हुआ
कि लोकेलिटी, आपको ये पता था एक्सप्रेशन ऑफ हेयर, आपसे पूछो आप कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ। आज की डेट में मुझे पूछो आई एम फ्रॉम दिस सिटी और मुझे जॉब के लिए दिस सिटी में जाना पड़ रहा है बिकॉज आई एम हैविंग कर्नाटका कैडर। तो डिस्पाइट बिलोंगिंग टू दिस दिल्ली और उत्तराखंड रीजन आई कांट टेल कि ये मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो आइकनोग्राफी ऑफ लोकेलिटी हुआ करती थी। तो एक्सप्रेशन ऑफ हेयर, आज मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं हेयर हूँ, कहाँ का हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे वुमेन का रोल इसी वजह से था क्योंकि वुमेन के पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन थी, ठीक है। ऐसी सोसाइटीज़ में वुमेन सेंट्रल हो जाती हैं स्पेस में क्योंकि उनका रोल इन हाउस होल्ड बहुत बड़ा हो जाता है। वो घर का काम भी करती हैं, साथ में जो घरेलू इंडस्ट्री है या जो भी आपके होम बेस्ड प्रोडक्शन है उसमें अपना रोल भी प्ले करती हैं। तो एज अ सेंटर ऑफ हाउस होल्ड वुमेन की मेन रोल है इस्टेब्लिश करने में ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। मैन इन्वायरमेंट रिलेशन की पूरी स्टडी है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये मैन इन्वायरमेंट रिलेशन की ही हमें स्टडी करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो विमेन का मेन रोल हो जाता है। तो ये तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में है। लेकिन एलिसन हेफोर्ड, ये इन्हीं के मॉडल चल रहा है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या बात की उन्होंने, देन फिर आया पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन अलग हो गया, ठीक है। अभी तक प्रोडक्शन घर में हो रहा था, अब क्या हुआ प्रोडक्शन यहाँ है और हाउस यहाँ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कैपिटलिज्म ने किया कि वुमेन की पोजीशन सेंट्रल पोजीशन उनकी थी घर में, उससे उठा के पेरिफेरलिटी पे कर दिया। अब वुमेन का रोल क्या है, मैक्सिमम आप देखो, ठीक है। चाहे इनफैक्ट वुमेन काम करती भी हैं, इफ़ शी इज़ वर्किंग, तब भी उनसे 2-3 एक्सपेक्टेशन होती है। पहली एक्सपेक्टेशन की रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेसेस ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। कैसे होता है, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप, पहली ये डिमांड किया। दूसरा खाना, तीसरा आराम करो, ठीक है। चौथा डिस्टर्ब मत करो। इस टाइप की डिमांड्स होती है, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी। तो वुमेन का रोल ही चेंज हो गया। पहले क्या था, ह्यूमन और मेल और फीमेल दोनों सिमिलर काम करते थे, दोनों की सिमिलर नीड्स थी, दोनों के सिमिलर सॉल्यूशन थे। आज की डेट में क्या है कि जो वुमेन जो कि सोशल रिलेशन के पाइवट पे थी वो आज कहीं नहीं है। सामाजिक संबंधों की धुरी से अब वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदी में कहते हैं जस्ट उपभोग की वस्तु बन गई हैं, ठीक है। अभी वुमेन का रोल इतना ही है कि वो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर दे, बच्चे पैदा करें और बच्चों को बड़ा करें। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की डिमांड है, कैपिटलिस्ट और क्लास सोसाइटी की। तो अल्टीमेटली जो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स थे उनकी वजह से ज्योग्राफर्स को एक रोल प्ले करना चाहिए कि वुमेन के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो रेडिकल ज्योग्राफर्स ने कहा कि वुमेन को देना चाहिए। अब देखो जो रेडिकल ज्योग्राफी की जो प्रॉब्लम है ना, अभी मैंने कह तो दिया कि ये करना चाहिए, बट हाउ विल यू डू दिस, आपने ये सॉल्यूशन नहीं बताया, हाउ विल यू डू दिस, ये सॉल्यूशन नहीं बताया। तो रेडिकलिज्म फेल भी इसीलिए हुआ। आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि ये प्रॉब्लम है, मल्टी सेंट्रिक है, बट क्या करूं अब मैं, ठीक है। वुमेन पहले ऐसी थी, अब ऐसी हैं, अब मैं क्या करूं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, यू कांट प्रपोज एनी सॉल्यूशन। तो रेडिकलिज्म में आपके पास हमेशा ये क्वेश्चन आ गया, पढ़ तो रहे हैं बट क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस क्यों की वजह से ही रेडिकलिज्म फेल हुआ है। देन एनार्किक लीनिंग, ठीक है। एनार्किज्म, अराजकतावादी झुकाव होता है। एनार्किज्म क्या कहता है कि स्टेट नहीं होना चाहिए, रिमूवल ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ना सेंटर होना चाहिए ना स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है। मतलब द स्टेट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ यूपी, द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक। तो स्टेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जिसकी फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज हों उसको हम स्टेट कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, द स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 29 और 28 और 27 स्टेट्स, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेट है। लखनऊ भी अगर एक स्टेट हो सकता है तो आप उसे स्टेट कह सकते हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस टाइम पे लखनऊ आपका एक स्टेट हो गया, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये 3 टर्म बहुत डिफरेंट हैं। एक होता है नेशन, एक होता है कंट्री, एक होता है स्टेट, ठीक है। नेशन का मतलब तो होता है बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है, कि मतलब फूड प्रेफरेंस क्या है और आपका रहन सहन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है। लैंग्वेज के बेस पे लिंग्विस्टिक नेशंस हो सकते हैं जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। कंट्री मतलब देश होता है और स्टेट मतलब राज्य, इसकी फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो एनार्किक लीनिंग क्या कहते हैं कि स्टेट को हटा दो, सेंट्रल जो कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, दैट शुड नॉट बी देयर। और इसको आप किससे रिप्लेस करो, वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। मतलब वाह क्या बात कर दी इन्होंने कि कोई भी अब शासन कर सकता है, जिसकी जो मर्जी वो करेगा, इसीलिए इसको अराजकतावाद भी कहते हैं। पीटर क्रोपटकिन और एलिसी रेक्लूस,
ये लोग जो है ये सुप्रीम एनार्किस्ट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जोग्राफर्स नहीं है, याद रखना दोनों ही। ये अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एनार्किक कम्युनिज्म थे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। रेडिकलिज्म कब का है? 1960s का है, ठीक है। तो ये दोनों रेडिकलिस्ट नहीं है, इनका नाम मत लिख देना। डेवलपमेंट में इनका रोल है। रेडिकलिस्ट ने क्या किया? इनसे बोरो किया, इनके आइडियाज़ एज सच बोरो कर लिए। तो जो पीटर क्रोपोटकिन है उनका मॉडल देखते हैं, उन्होंने क्या कहा। क्रोपोटकिन ने ये कहा कि लंबे टाइम तक ह्यूमन एक ग्रुप्स में रहता था, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन वहाँ पे था, सहयोग होता था कि देखो तुम वीट पैदा कर लो, मैं मिल्क पैदा कर लेता हूँ। किसी ने कहा मैं साथ में बैठ के कुछ गन्ने का जूस बना लेता हूँ, शाम को हम सब मिलके खाना बना लेंगे। किसी ने कहा मैं कॉटन पैदा कर लेता हूँ। तो बार्टर सिस्टम चला करता था, कोऑपरेशन चला करता था, ठीक है। कैपिटलिज्म ने क्या किया? कंपटीशन ला दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई और अल्टीमेटली जो सोसाइटी का सर्वाइवल था वही निपट गया, ठीक है। तो ये क्रोपोटकिन ने पहली चीज़ कही कि पहले लोग ऐसे थे, कैपिटलिज्म के बाद ऐसे हो गए। देन क्रोपोटकिन ने सीधे कहा कि वी मस्ट रिटर्न टू सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉपरेशन, मतलब कैपिटलिज्म ख़त्म करके हमको वापस इसी पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज एक इंडस्ट्री आपकी पूरी शूज़ बनाने लगी है, एक इंडस्ट्री आपको पूरा वीट बनाने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा सिस्टम होना चाहिए। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट ही इज टेलिंग, जो गांधीयन मॉडल है वो पीटर क्रोपोटकिन से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पीपल। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे उनके खुद के थे, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके बोरोड है, बस उन्होंने इंडिया में आके लोगों को बोल दिया था। उनके क्रोपोटकिन से बोरोड थे, आपने स्पेक्ट्रम में ही पढ़ा होगा, थोड़े बहुत व्यूज़ थे। तो गांधी जी भी आपके कम्युनिस्ट ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि सबका कम्युनिज्म अलग है। जितने भी दुनिया में लेफ्टिस्ट लोग हैं उन सब की आइडियोलॉजी अलग है। तो व्हाट क्रोपोटकिन इज टेलिंग कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है डायरेक्टली कंट्रोल बाय पीपल होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो मैंने ये लाइंस लिखी हुई ना, उसका पर्पज़ है, ये लाइंस जब आप 50 बार पढ़ोगे ना तो उससे दो चीज़ें होंगी कि आपको एग्ज़ाम में एज सच ये लाइन रिपीट कर पाओगे, ये एक जो थीम है, जो लैंग्वेज है, उसको कॉपी कर पाओगे। साथ में समटाइम्स दीज लाइन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। जैसे देखो, वी मस्ट रिटर्न टू सोसाइटीज बेस्ड ऑन कॉपरेशन, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पीपल, उत्पादन के साधनों पर सीधे तौर पर लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। तो लाइक दिस, तो आप ट्राई करो कि लाइन बाय लाइन, ना कि सिर्फ एक कीवर्ड रट लिया कि हाँ कंट्रोल्ड बाय पीपल। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ज्योग्राफी में नंबर लाने हैं तो यू हैव टू डू लाइक दिस। जब मेरा पेपर 1 के स्कोर थे 176, व्हाट आई वाज डूइंग, सीधे यहाँ ये 1350 वर्ड्स है ना, तो ये ट्राई करूँगा मैं कि 1350 में से मुझे 1000 वर्ड्स याद रह जाएं एग्ज़ाम तक। तो फिर इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा है 250 वर्ड्स का तो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लूँगा, क्वेश्चन पूछा है 100 वर्ड्स का तो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लूँगा, और क्वेश्चन कहीं कैसे पूछा है, पार्ट में पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लूँगा। फाइन। तो इन्होंने क्या कहा, वर्क प्लेस और हाउस होल्ड, अल्टीमेटली जो ऊपर से वुमेन वाले इश्यूज़ में हमने देखा था एलिसन हेफोर्ड में, वो इन्होंने भी कहा था कि दो शुड बी नियरर, आसपास होनी चाहिए, उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए वेरियस स्पेसेस का। स्पेस मतलब कि इकोनॉमिक स्पेस, फंक्शनल स्पेस, जेंडर स्पेस, प्रोडक्शन स्पेस, एग्रीकल्चरल स्पेस, ये सब एक साथ ही होने चाहिए आसपास। देन जो चौथी चीज़ थी जो रेडिकलिस्ट ने कही कि जो स्पेशल सेपरेशन ऑफ रेसेस है, रेस का जो एक स्पेस में सेपरेशन कर दिया जाता है, जैसे अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है कि जैसे घेटो होते हैं ना जहाँ पर ज्यूज़ रहते थे, ऐसे साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि ब्लैक्स के रहने के लिए काली बस्तियाँ होती थी, उनको अपार्थाइड कहते थे। ये लोग का टाइम था कि आप इतने से इतने बजे थे कि निकल सकते हो, उसके आगे पीछे निकलोगे तो पिटोगे, इस टाइप की चीज़ें। तो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया रेडिकलिस्ट ने, लेकिन अल्टीमेटली फिर इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए। एज़ पर देम रेडिकल जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से ही इनइक्वालिटीज़ आई। ठीक है, तो ऊपर तक हमने सारी चीज़ें देखी, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, आपने खूब गालियाँ दे ली कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट अल्टीमेटली जो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर देखते हैं क्रिटिसिज्म में, रेडिकल इन टॉपिक बट नॉट इन थ्योरी, नो अल्टरनेटिव मॉडल, वीक थ्योरेटिकल बेस्ड। इन्होंने बस लिखा है, कुछ नहीं किया। जैसे आज के टाइम में लोग हिंदू में लिखते हैं ना, दे डोंट टेल यू। आप देखो हिंदू का आर्टिकल पढ़ते चले जाओ, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या ऐसे बेवकूफ़ सॉल्यूशन बताएंगे ना कि यू कांट डू एनीथिंग। तो रेडिकलिस्ट के फेल होने के रीज़न देखो, इनके क्रिटिसिज्म में एक चीज़, दो चीज़, लगभग सिमिलर टाइप के क्रिटिसिज्म इसी वजह से हैं। तो इस वजह से रेडिकलिज्म फिर फेल हो गया आज के टाइम में। तो आजकल तो खैर मिक्सर चला करता है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का, तो उसको हम कंक्लूजन में लिखेंगे। तो क्रिटिसिज्म ऑफ रेडिकलिज्म देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि आप मार्क्सिस्ट
ओरिएंटेड हो, मैन को आपने भी पैसिव बेयरर ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म तक ही रिड्यूस कर दिया, मतलब हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। ठीक है, हिस्ट्री डिटरमाइंस मैन, हिस्ट्री डिटरमाइन करेगी आदमी कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो थ्योरी बनाई है वही तो आपका डिटर्मिनिज्म या कैपिटलिस्ट मॉडल कहता है। जो आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वही तो है, वो कहता है कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा मैन कैसा होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा कि आपकी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होगी वहाँ पे कि नहीं होगी, रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, बात ख़त्म। अगर गोल्ड माइंस हैं तो वहाँ पे आपका कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। जैसे कनाडा के अलास्का के उन एरियाज़ में भी सिटीज़ फ्लोरिश हुई हैं जहाँ पर कभी गोल्ड माइंस पाई गई थी, डिस्पाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट के बाद भी। आज की जैसे ही वहाँ गोल्ड ख़त्म कर दिया लोगों ने, वो सब आपके घोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो गए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपने बस नाम चेंज कर दिया, लेकिन कहानी तो वही है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है। तो इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन को ह्यूमन हिस्ट्री से रिमूव करने की कोशिश की, मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन से मैन को ही रिमूव करने की कोशिश की है। देन जो दूसरा पॉइंट है, मैन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मैन खुद प्रोडक्ट नहीं है हिस्ट्री का, मैन वो एजेंट है जिसने हिस्ट्री बनाई है। जो हिस्ट्री बनाती है अफेक्ट द हिस्टोरिकल प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। ठीक है, हिस्ट्री की वजह से मैन नहीं बना है, मैन की वजह से हिस्ट्री बनी है। रेडिकलिस्ट ने क्या किया, टाइम को स्पेस के ऊपर प्रेफरेंस दी। अब बताओ, आप कह रहे हो कि रेडिकल ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक ही तो डिफरेंस है, टाइम। ज्योग्राफी आपका स्पेस की बात करता है, हिस्ट्री टाइम की बात करता है। इंडिया 1947 में कैसा था, इंडिया 1991 में कैसा था, और इंडिया 2020 में कैसा है, ये हिस्ट्री है। 2020 में इंडिया में दिल्ली में क्या है, राजस्थान में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, ये ज्योग्राफी है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। कभी भी आप अच्छे ज्योग्राफर्स के मैप देखो, जैसे आप माजिद हुसैन साहब के मैप देखो बुक में, तो यू विल फाइंड कि उन्होंने हर मैप के नीचे लिखा है आफ्टर 1971। जो भी अच्छे जोग्राफर्स हैं आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल जोग्राफर है। जो कट पेस्ट वाले जोग्राफर्स हैं, लाइक आई होप नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो DR खुल्लर की बुक है, यू वॉन्ट फाइंड, मतलब ये चीज़ आपको मिलेंगी ही नहीं, इस टाइप की चीज़ें। तो माजिद हुसैन साहब ही वॉज अ जोग्राफर, मतलब ही वॉज वेरी डिसेंट मैन। आज के टाइम में तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बुक्स बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। तो रेडिकल जोग्राफर्स ने ज्योग्राफी में से ज्योग्राफी को ही हटा दिया, टाइम ही टाइम बता दिया। तो अल्टीमेटली तो ज्योग्राफी में टाइम भी रहता है, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ टाइम रहे। तो इनफैक्ट हिस्ट्री डिफर, कांट ने तो एक ही चीज़ कही है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि हिस्ट्री इज टाइम, ज्योग्राफी इज स्पेस। तो इतना ही डिफरेंस है, आपने वही डिफरेंस ही खत्म कर दिया, तो आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इसेंस ही खत्म कर दिया। फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव था चेंज कर दो सोसाइटी में जो कुछ है, एनार्की ले आओ, ठीक है, कैपिटलिज्म ख़त्म कर दो, वुमेन का रोल ले आओ। कैसे ले आओ नहीं पता, रेस का मतलब रेस यहाँ रहती है अपार्थाइड में, तो अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म कर दो, लेकिन रिफॉर्म नहीं किया करेंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैपिटलिज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। कैपिटलिज्म मतलब पैसा, और पैसा कभी भी कोई कितना ही कुछ कर ले, चाहे वो सोशलिस्ट लोग हों, सबको पैसा चाहिए। इंडिया में जितनी सोशलिस्ट पार्टी है ना, चाहे वो कोई सी ले लो, लेफ्टिस्ट पार्टी, जो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड पार्टी है, नॉन राइटिस्ट कह लो, नॉन राइटिस्ट, आपको पता है सबके पास खूब पैसा है, ठीक है। तो पैसा तो अल्टीमेटली आप नहीं चेंज कर पाओगे। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लेकर आए ये लोग। इन्होंने कहा कि एनार्किज्म ले आओ, अराजकतावाद, स्टेट को ख़त्म कर दो। भाई सबके हाथ में आप पावर दे दोगे क्या? अल्टीमेटली फिर लोग लड़ मरेंगे, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी मर्जी, मेरे हाथ में आज बंदूक है, मैं किसी को भी ठोकाऊंगा। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम ले आओ, अनार्किज्म। लेकिन इसका कोई मॉडल ही नहीं है। अनार्किज्म कैसे करें अनार्की, ठीक है, आज तक कोई मॉडल नहीं है अनार्किज्म या अनार्किक कम्युनिज्म का। देन ये लोग क्या है, दे आर रेडिकल इन टॉपिक्स बट नॉट इन थ्योरी। इनको सिर्फ और सिर्फ गालियाँ देनी होती हैं। एग्जैक्टली जो आज के टाइम के कुछ न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, उनको गालियाँ देनी होती हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ राइटर्स हैं, नॉट ऑल बट सम आर देयर। इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ लोग लिखते हैं, कुछ जो न्यूज़पेपर्स है, प्रिंट, क्विंट, ये सब लोग ऐसे ही हैं। तो दे आर रेडिकल इन टॉपिक बट नॉट इन थ्योरी। तो जैसे कौन कौन से टॉपिक्स में थे, इंपीरियलिज्म, वॉर, एंटी, इनमें डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, क्राइम, बिल्कुल रोते रहते कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग नो सॉल्यूशन। ये एंटी पॉलिटिक्स, एंटी कैपिटलिस्ट हैं, बट अल्टीमेटली इन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है, कोई अल्टरनेटिव मॉडल इन्होंने दिया नहीं।
इन्होंने कहा जो सिस्टम है बस उसको डिस्ट्रॉय कर दो, कैसे कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, कुछ नहीं कहा, ठीक है। थ्योरीज बना ही नहीं पाए, क्यों? क्योंकि इनको बस फील्ड वर्क ट्रेडिशन था। ऑल्दो जो उन्होंने कहा सच कहा, ठीक है, सोसाइटी में सेक्सिज्म है, सोसाइटी में रेसिज्म है, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ये यहीं तक सीमित रह गए। इन्होंने एकेडमिक्स से खुद को रिलेटेड करने की कोशिश ही नहीं की। इन्होंने देखा सोसाइटी में कुछ है, बस उसको जाके लिख दिया, ठीक है, तुरंत इमीडिएटली गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एनजीओ से रिलेटेड जो चीज़ें आप देखते रहते हो एग्जैक्टली सेम चीज़ें। देन इनका थ्योरेटिकल बेस वीक है। इन्होंने क्यों है? जैसे हमने देखा, थ्योरेटिकली सोफिस्टिकेटेड आइडिया दूसरे डिसिप्लिन से इन्होंने बोरो कर लिया। मार्क्स, ही वॉज नॉट अ जोग्राफर, ठीक है। मार्क्स तो इनफैक्ट सुप्रीम ह्यूमन साइंटिस्ट माने जाते हैं। इनके हर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स में न्यूटन, ह्यूमैनिटीज़ में मार्क्स। इन्होंने मार्क्स से बोरो किया, क्रोपोटकिन से बोरो किया, एलिसी रेक्लुस से बोरो किया, तो इनका खुद का तो कोई बेस है नहीं। देन लास्ट थिंग, इन्होंने अनइवन डेवलपमेंट की थ्योरी भी नहीं बता पाए। जैसे इन्होंने ये तो बता दिया कि कैपिटलिज्म है, तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो ये एरिया ज़्यादा रिच हो जाएगा, जैसे इंडिया, मुंबई, बाकी एरिया गरीब हो जाएंगे। लेकिन क्यों, कैसे? तो ये जो थ्योरी डेवलप की थी ना, ये भी जो नॉन रेडिकल्स थे ना, ये सब थ्योरीज, चाहे वो ग्रोथ पोल थ्योरी हो या कोई सी हो, ये सब आपकी क्वान्टिफिकेशन से ही हुई है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अनइवन डेवलपमेंट की जो थ्योरीज डेवलप हो भी पाई हैं, वो सब रीजनल साइंस से या स्टैटिस्टिकल टूल से डेवलप हुई हैं। जैसे कि इसमें ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ये वाली थ्योरीज़ हैं, चाहे वो प्राइमेट सिटी के मॉडल हैं या रैंक साइज रूल है, कहीं ना कहीं वो रेडिकलिस्ट ने नहीं, वो आपके पॉजिटिविस्ट लोगों ने ही डेवलप किए। तो अल्टीमेटली ठीक है, मतलब अच्छी बातें बुरी बातें हमने सबने देख ली। तो अब लास्ट में इवैल्यूएशन भी आपको देखना होता है। हुआ क्या कि फिर अर्स्टवाइल यूएसएसआर 1991 में फॉल हो गया, ईस्टर्न यूरोप भी फॉल हो गया, तो अल्टीमेटली तो फिर कैपिटलिज्म की ही जीत हो गई, पूंजीवाद ही जीत गया। तो ये फिर इस्टेब्लिश हो गया कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगी, उनमें भी ब्यूरोक्रेसी और ऑपरेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशलिज्म है। इंडिया में आप देखो जो रेड टेपिज्म है, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट लीनिंग के बाद भी होने के बाद भी ऑप्रेस्ड क्लासेस को तो ये लोग बिल्कुल लिबरेट नहीं करा पाए। देन जो ह्यूमनिस्ट थे, जो अगला टॉपिक है ह्यूमनिज्म, उन्होंने भी रेडिकल ज्योग्राफी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हो कि जो ह्यूमनिज्म है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो रेडिकलिज्म हो, ह्यूमनिज्म हो, वेलफेयरिज्म हो, इन्होंने भी अल्टीमेटली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि वी हैव टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम स्पेसलेस मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ज्योग्राफी में स्पेस हटा दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली फिर जो रेडिकल थे वो ह्यूमनिज्म के साथ में मर्ज होगा। इसको हिंदी में लिख लेना, आई फॉरगॉट टू ट्रांसलेट। फिर अल्टीमेटली दो कंक्लूजन दे दिए हैं, दो कंक्लूजन में से कोई एक लिख लेना। ज्योग्राफी कैन नीदर इवॉल्व थ्रू पॉजिटिविज्म नॉर थ्रू रेडिकलिज्म, इंस्टेड ज्योग्राफी मस्ट रिटर्न टू इट्स रूट्स एंड रिवाइव इट्स कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल कंसर्न विद इन द रीजन। मैंने जो याद किया है वो यहाँ तक याद किया है, बस ये याद कर लेता हूँ, ठीक है। रूट्स में फिर मुझे पता है एग्जैक्टली मैं यहाँ से नहीं लिखता हूँ, बट आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको याद करो, जैसे मेरे कुछ कलीग्स हैं उन्होंने ये याद किया हुआ है, फाइन। तो अल्टीमेटली व्हाट आई राइट, इसका कंक्लूजन अगर मुझे लिखना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखूंगा, दैन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखूंगा। ज्योग्राफी ना तो पॉजिटिविज्म से बढ़ सकती है, ना रेडिकलिज्म से, ना ही घोर कैपिटलिज्म से बढ़ सकती है, ना ही घोर कम्युनिज्म से बढ़ सकती है। ज्योग्राफी को अपने रूट्स पे लौट जाना चाहिए। रूट्स क्या हैं ज्योग्राफी की? मतलब मैप्स बताते हैं, ठीक है, स्पेस साइंस, स्पेशल एनालिसिस, इन सब चीज़ों में लौट जाना चाहिए, रीजनल एनालिसिस, इन चीज़ों में जाना चाहिए। अल्टीमेटली एक अमलगमेशन करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड का, दोनों का। उसके बाद ही हम देख पाएंगे एक रिलायबल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैन, स्पेस, प्लेस एंड इन्वायरमेंट रिलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर रेडिकलिज्म। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं दे कैन राइट अगेन दिस असाइनमेंट। ये क्वेश्चन आप लिख के भेजो, रेडिकल अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी पे शॉर्ट नोट, और इनमें रेडिकल और वेलफेयर तो अभी छोड़ देना, डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि वेलफेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर्स, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ज्योग्राफी इज कॉन्टेस्टेड विद मल्टी पैराडिग्मेटिक डिसिप्लिन विद स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिसिटी। हालांकि इसमें मल्टी पैराडाइम में आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, दैट हैज़ ओनली बीन चैलेंज। तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिसिटी है, अल्टीमेटली इसको आपको क्यूआर और कैपिटलिज्म में जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, चाहे वो फ्रेंच स्कूल हो, ठीक है, चाहे वो जर्मन स्कूल हो, विडिल डेला ब्लाश, और जो आपके
रेड जेल है, उनसे बात करनी है कि ज्योग्राफी इन सब लोगों से स्टार्ट हुई, अल्टीमेटली रिसेंटली अभी ही ये चैलेंज कर पाए हैं, तो फिर इसमें हमको जेम्स ब्लॉट का मॉडल बताना पड़ेगा। मल्टी सेंट्रिक एथनोसेंट्रिक वर्ल्ड, फिर ऑटोनोमस राइज ऑफ यूरोप, वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको लिख लेना। तो आई वांट कि जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इन 2 क्वेश्चन का आंसर लिखो। सो फाइनली आपको इवैल्यूएट करके वील प्रोवाइड द कॉपीज़ या फीडबैक। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग टाइम तो यू कैन ज्वाइन दिस क्लासरूम एंड टेस्ट सीरीज। क्लासरूम में व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वी आर प्रोवाइडिंग आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन। जो भी सिंसियर लोग हैं वो एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, स्टडी मटेरियल को दिया जा रहा है, ठीक है। कोर्स थोड़ा सा लैग कर रहा है बट ठीक है, इट विल बी कंप्लीटेड वेल विद इन टाइम, साथ में एडवांस लेक्चर। और अगर आपको लगे कि आपका सिलेबस पूरा हो गया देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर टेस्ट सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।